क्या आपको पता है कि 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं पूछे गए थे। शौक लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। इकोनॉमिक्स के स्टैटिक सेक्शन से एक भी सवाल नहीं आया था। जो सवाल आए भी थे इकोनॉमिक्स से, उनको इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाएगा। 100% वो करंट अफेयर थे और करंट अफेयर से ही पूछा गया था। वो इकोनॉमिक्स जो पूछा जाता था बीपीएससी में, उस प्रकार का एक भी सवाल 70 बीपीएससी मेंस में नहीं पूछा गया था। जो पूछा गया था वो सारे करंट अफेयर के ऐसे मुद्दे थे जो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और केंद्रीय योजना, इन तीनों से संबंधित हैं, और उसी को उन्होंने इकोनॉमिक्स मान करके पूछ लिया। यानी कि इकोनॉमिक्स में 100% आपका करंट अफेयर ही पूछा गया था। एक तो सवाल बहुत कम डाले गए थे, और जो डाला गया था उसमें भी करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये सारे मिक्स होकर के सवाल 70 बीपीएससी में आए थे। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बीपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमिक्स के सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। 70, 69, 68 और 67 इन सभी के पेपर को भी देखेंगे। गाइडेंस वीडियो इसलिए अभी लाया हूँ, न्यूज़ वीडियो इसलिए नहीं लाया क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया था। रिजल्ट अब आपका आना ही वाला है। मुझे लग रहा है कि दीपावली से पहले अब देना मुश्किल है, तो दीपावली छठ के बीच में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगले सप्ताह में मान करके चल सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद ये भी है 1% की, क्या पता दीपावली से पहले ही अगले 2-3 दिनों में दे दे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट के साथ शायद OMR वगैरह भी देंगे, शायद इसीलिए देरी हो रही है। लेकिन जो भी होगा अगले 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में आपके पास में रिजल्ट होगा, और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर थॉट होना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन चीज़ों पर अधिक ध्यान रखना है। बीपीएससी मेंस की आधी तैयारी आपकी तभी हो जाती है जब 3 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती है। एक की कहाँ से पढ़ना है, दूसरा है क्या पढ़ना है, तीसरा होता है कैसे पढ़ना है, और चौथा होता है प्रैक्टिस कैसे करें। ये 4 चीज़ें जिनके भी दिमाग में क्लियर होता है, बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए ये, और लिमिटेड सोर्स होता है, उनका बीपीएससी मेंस आसानी से तैयार हो जाता है। अगर आपको यही नहीं पता क्या पढ़ना है, दूसरा ये नहीं पता कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो फिर आप प्रैक्टिस की तरफ तो देख भी नहीं सकते हैं। इसी को मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अपना गाइडेंस वीडियो कोई व्यूज़ बटोरने के लिए नहीं होते हैं, ये विशुद्ध रूप से गाइडेंस ही होता है, ताकि बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कोचिंग उनको घटिया पकड़ा गया है, उनके दिमाग में पता चल पाए कि भाई क्या पढ़ना है। 70 बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि क्या वाकई वास्तविकता में इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। देखिए यह बीपीएससी मेंस का पेपर जो होता है ना बंधुओं, इससे पहला सेक्शन जो होता है ये पॉलिटी का होता है। GS2 पेपर में पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है। किसका? P से पॉलिटी। ठीक है, इससे सारे पॉलिटी का आपको सवाल दिखेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट के और शॉर्ट फॉर्मेट के आपको सवाल दिखेंगे। दूसरा जो सेक्शन होता है ये ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का होता है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का होता है। और तीसरा जो इसका सेक्शन होता है, थर्ड जो सेक्शन होता है, मैं आपको किताब भी दिखा दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप परचेज कर पाएँ अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। और तीसरा जो सेक्शन होता है ना बंधुओं, उसमें साइंस एंड टेक के आते हैं। मेरी कोशिश तो आज ये भी रहेगी कि इसमें साइंस एंड टेक को भी करें, लेकिन नहीं हो पाएगा तो केवल इकोनॉमिक्स का इसमें हम लोग करेंगे। कृपया पसंद आए तो कुछ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो तो भी बता सकते हैं, पसंद आए तो भी बता सकते हैं। प्रक्रिया में शामिल होंगे तो अच्छा रहता है। देखिए सवाल क्या पूछा गया था, कितने सवाल लिखने होते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपको पाँचों के पाँचों लिखने ही पड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ से एक सवाल 6 और यहाँ से एक सवाल 7 सवाल आपको टोटल एक सेक्शन में लिखना पड़ता है। अप्रॉक्स तीनों सेक्शन मिला करके 21 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 3 घंटे में। अभी जो मैं टेस्ट लेता हूँ ना बच्चों से, तो उनको 45 मिनट में 3 शॉर्ट फॉर्मेट के या 2 लॉन्ग फॉर्मेट के देता हूँ, उसी में वो परेशान हो जाते हैं। आपको लगभग में 21 सवाल लिखने होते हैं, जिसमें से
कई सारे लॉन्ग फॉर्मेट के और कई सारे शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल होते हैं। 15 के करीब में शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल होते हैं और करीब में उसके बाद जो 6-7 सवाल होते हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं, जिनमें 4-4 पेज लिखना पड़ता है। यानी कि एक बार कलम चलाना शुरू किया तो रुकना नहीं चाहिए और अपना भी लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाएगा, हैंड राइटिंग तो बिगड़ ही जाती। सवाल देखते हैं, अब सवाल पर आ जाते हैं बंधुओं। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है शॉर्ट फॉर्मेट में, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे सवालों के प्रकृति को कि क्या सवाल पढ़ कर के आपके दिमाग में कुछ छप रहा है या नहीं छप रहा है। फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट, जिसका आपको लिखना है घर पर लिख सकते हैं या GS2 मंडे से शुरू कर रहा हूँ उसमें भी जुड़ सकते हैं। देखिए पहला क्या पूछा कि चूंकि इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों होता है इस सेक्शन में, इसलिए कुछ सवाल आपको ज्योग्राफी के भी दिखेंगे। पहला सवाल इन्होंने पूछा है भारत में शीतकाल की वर्षा, तो ये तो आपका ज्योग्राफी का सवाल हो गया। दूसरा है भारत के तट के साथ मैंग्रोव, ये भी आपका ज्योग्राफी का सवाल हो गया, ये भी ज्योग्राफी का सवाल हो गया। अगला है भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, यहाँ पर भूगोल पूछ लिया। अगर ये एग्रीकल्चर का ज्योग्राफी नहीं पूछता तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है और बिहार स्पेशल में भी पढ़ते हैं उसको। तो ये अब ज्योग्राफी का सवाल हो गया, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स पूछा ही नहीं गया। ये तीनों कहाँ से हो गए, ज्योग्राफी का हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, मखाना फॉक्स सीड्स लोटस सीड की फसल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। अब यहाँ पर इसने पूछ दिया कि इनकी खेती के परिस्थिति का वर्णन, अर्थात आधा सवाल जो है 7 नंबर में वो ज्योग्राफी का है। अब दूसरा हिस्सा देखिए, उसके उत्पादन विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय के लिए लिखना है। तो 7 नंबर के सवाल में 2 हिस्सा है सवाल का, जिसमें एक हिस्सा इकोनॉमिक्स से पूछा गया है और एक हिस्सा ज्योग्राफी से पूछा गया है। क्लियर रहना चाहिए, इस प्रकार से शार्प होना पड़ेगा आपको, एग्जामिनेशन में भी दिखे कि हाँ कहाँ से क्या सवाल पूछा गया है, जिससे आप भटके ना। देखिए पहला सवाल जो है उसने ज्योग्राफी का कंडीशन पूछा है कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है मखाने के उत्पादन के लिए। तो पानी चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होता है, पानी वो भी भरा हुआ चाहिए होता है, सही प्रकार के उष्ण वाली मौसम चाहिए होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी खासी हो। फिर इसके पश्चात से कीचड़ युक्त पानी, मीठा पानी चाहिए होता है। दूसरा पूछा उत्पादन और विपणन। अब ये यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, जिसमें बताएंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, मखाना बोर्ड वगैरह का ऐलान किया गया है और सरकार एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर रही है, जगह जगह पर मखाना प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ये इसका इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया। ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ जो है ना आपको वो आपके यहाँ के पेज के हिसाब से 1.5 पेज में ख़त्म करना है, 1.5 पेज में ख़त्म करना है। वर्ड लिमिट नहीं होता है, फिर भी आप 7 है तो 7 दहें 70 से 90 या 100 वर्ड, 120 भी लिख दें तो कोई नहीं गिनने जा रहा है। जो पेज दिया हुआ रहता है उस पेज को भरना होता है। आपके क्वेश्चन के नीचे ठीक पेज दिया हुआ रहे खाली, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान 1.5 पेज मान करके चलिएगा। अगला देखिए क्या है, भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरों के क्षेत्र में। अब ये सवाल जो है ज्योग्राफी में हम लोग उद्योग धंधे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में हम लोग उद्योग पढ़ते हैं। पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और विवरण पर चर्चा करें। ज्योग्राफी में हम लोग उद्योग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में उद्योग हम इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि कहाँ पर कौन सा उद्योग है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता, ये ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। अगला देखिए क्या सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध हैं। ये सवाल मैंने परसों के टेस्ट में दिया था बच्चों को लिखने के लिए कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में लिखें। GS2 पेपर वाले में भी दिया, NCERT 72 वाले में भी दिया था। तो उस दौरान कई सारे बच्चे समझते हैं कि ये क्या BPSC में ये पूछता है। यहाँ रहा आपके सामने ये सवाल, प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध हैं, उनके भूवैज्ञानिक संरचना और संबंधित उत्खनन, अर्थात ये भी ज्योग्राफी का ही सवाल हो गया। शॉर्ट आंसर के 5 में एक आधा सवाल जो है वो आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से पूछा गया। क्या हर साल ऐसा ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। यानी कि शॉर्ट आंसर में तो इकोनॉमिक्स से नहीं पूछा गया। पिछली बार पूछ लिया गया था ट्रिकल डाउन सिद्धांत के बारे में, वो सवाल काफ़ी अच्छा खासा सवाल था जो इकोनॉमिक्स से, लेकिन ट्रिकल डाउन में कई सारे बच्चे फंसे थे। हालांकि अगर नाम सही से पढ़ते तो पता चल जाता क्या होता है ये। नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट के सवालों को जरा देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से वाकई पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। देखिए क्या है पहला सवाल कि भारत में जलोढ़ और पुरोढ़ अर्थात एलुवियल और डिलुवियल मृदा के बारे में पूछा गया। ये भी ज्योग्राफी का सवाल हो गया।
बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारण परिणाम, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। क्या इकोनॉमिक्स का सवाल है? हाँ, मान सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या के वितरण के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या के ढेर सारे सिद्धांत वगैरह भी दिखते हैं। आई थिंक 9th का ज्योग्राफी है, 8 का है, जिसमें माल्थस का सिद्धांत आप पढ़ते हैं कि भाई जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। फिर उस सिद्धांत को काट पढ़ते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। तो ये जनसंख्या ज्योग्राफी में भी आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी आता है, दोनों ही में आता है। तो क्या ये सवाल इकोनॉमिक्स से है? बिल्कुल है, ये सवाल इकोनॉमिक्स से इनडायरेक्टली पूछा गया है। क्या पूछा है? जनसंख्या के पलायन के कारण, कि पलायन क्यों हो रहा है। अब पलायन जो है ये इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा बिहार का सोशल इशू है, और सोशल इशू से एक सवाल बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं। बिहार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे गरीबी से पूछा जाता है, बेरोजगारी से। मैं अभी आपको टॉपिक दूंगा, पहले 2-3 साल के पेपर देखिए, फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा, फिर किताब भी बता दूंगा। अब एक ही काम रह गया आपके लिए जो मैं करूंगा आने वाले समय में, क्या पता ये भी तकनीक आ जाए कि मास्टर बच्चों के लिए पढ़ भी दे, तो मैं आपके लिए पढ़ भी दूंगा। सारा कुछ मैं दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पूछा गया है? पलायन के कारण, परिणाम तथा जनसंख्या को स्थिर करने के राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। मतलब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पूछा गया है। भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सा किया जा रहा है, राज्य द्वारा पूछा जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा। कारण पूछा गया है सवाल का, पहला हिस्सा कारण, दूसरा हिस्सा परिणाम, दूसरा हिस्सा परिणाम। परिणाम इसका क्या हो रहा है? बहुत विभत्स से परिणाम हो रहा है, पर्व त्योहार में भी गांव घर खाली रहते हैं। तीसरा जो कारण है, तीसरा हिस्सा है इसका क्या, तो राज्य सरकार के प्रयास। यही तो मैं पूछता हूँ कई बार आपसे सवाल में कि राज्य सरकार अपने प्रयास लिखिए, अपने उपाय लिखिए, फिर सरकार के प्रयास को लिखिए। तो राज्य सरकार के प्रयास पूछा जा रहा है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। बिहार पूछा जनसंख्या के पलायन का कारण, क्यों पलायन करते हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तीनों ही हो सकता है। उसके अलावा पर्यावरणीय कारण हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, ये कारण भी है पलायन का। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। आज नहीं, लालू जी के दौर में बहुत बड़े स्तर पर किलिंग वगैरह हो सब होती थी, उसके कारण से भी पलायन हुए। अपहरण और इत्यादि कारणों से भी ढेर सारे लोगों का पलायन हो गया। अच्छे खासे प्रोफेशनल लोग का पलायन विदेश हो गया था। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? जातिगत भेदभाव हो सकता है, महिलाओं को कम स्वतंत्रता हो सकती है, धार्मिक भेदभाव की नीति हो सकती है। इस प्रकार से सामाजिक पलायन भी होता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम में भी लिखेंगे राजनीतिक परिणाम इसके क्या हो रहे हैं, सामाजिक परिणाम क्या हो रहे हैं, आर्थिक परिणाम क्या हो रहे हैं। कोई एक आदमी दिल्ली में गोलगप्पा बेचता है और वो आदमी दरभंगा में नहीं बेच पाता है, क्यों? तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो समझने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से सवालों को, बड़े सवालों को, लॉन्ग फॉर्मेट के सवालों को तोड़ तोड़ करके समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? पहले मैंने आपको कारण को बांटना सिखाया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। लिखिएगा इसको, बिना लिखे नहीं होगा, कथा थोड़ी न सुना रहा हूं मैं। कारण लिखेंगे, कारण का हेडिंग बनाएंगे राजनीतिक कारण। अभी मैंने आपको बताया कि एक समय में अपहरण और इत्यादि उद्योगों को सरकार द्वारा समर्थन दिया जाता था। जिनका अपहरण होता था वो अपर कास्ट के होते थे, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो उनका पलायन हो गया धीरे धीरे। अच्छे खासे कमाने वाले लोग, प्रोफेशनल लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, ये छोड़ करके चले गए थे। ये राजनीतिक कारण हो गया। सामाजिक कारण अभी बताया, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। क्या जो लड़कियां नोएडा, गुड़गांव और इन सब जगहों पर जितनी स्वतंत्रता से रह पाती हैं, जॉब कर पाती, क्या वो संभव है बिहार के शहरों में? नहीं संभव है। इसके कारण से भी पलायन हो सकता है। शिक्षा का भी एक कारण हो सकता है पलायन, भाई शिक्षा का भी एक कारण हो सकता है पलायन। आर्थिक में आ जाएंगे तो आर्थिक अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए पलायन होता है। जॉब के साथ साथ बेहतर जीवन के लिए भी पलायन होता है। फिर आप लिख सकते हैं पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण में क्या क्या आ जाएगा, तभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार से पहला हिस्सा होगा कारण, फिर आप लिखेंगे प्रभाव, और फिर सरकार के प्रयास लिखेंगे। सरकार से प्रयास ये नहीं पूछा गया है इसमें कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तीसरा हिस्सा बड़ा ही गजब इन्होंने डाला है, बिल्कुल अलग डाल दिया कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है इनका कि जनसंख्या जो बाहर जा रही है, डायरेक्टली इन्होंने नहीं लिखा है पलायन रोकने के लिए, इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि जनसंख्या जो हमारी बाहर जा रही है उस जनसंख्या को स्थिर करने, बिहार में स्थिर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं।
बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया है कि तीसरा हिस्सा पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन में नहीं लिखा है कि सरकार के प्रयास लिखिए। यही जो जनसंख्या पलायन के पश्चात से बाहर जा रही है, इसको रोकने के लिए बिहार सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए अगला क्या है सवाल, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों के उपयुक्त उदाहरण सहित आपको बताना है कि क्या क्या है। भारत में पारिस्थितिक पूछा गया है, आर्थिक लाभ के जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में इकोलॉजिकल क्या पूछा, एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब नेचर के लिए और इकोनॉमिक लाभ के लिए सोलर एनर्जी का उत्पादन कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सोलर एनर्जी ऊर्जा के स्रोत ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और आपसे इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। दरअसल में करंट अफेयर का ये टॉपिक है, आर्थिक लाभ है, तो इसलिए मान सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स का है। तो अर्थात कितने सवाल पूछे गए इकोनॉमिक्स से, 2 से 3 सवाल मैक्सिमम, इतना ही पूछा गया है। उसमें भी एक आधा सवाल पूछा गया था, इसमें भी आधा ही सवाल पूछा गया है, बाकी तो पर्यावरण और इत्यादि से जोड़ करके पूछा है इन्होंने। तो ये 70 बीपीएससी था जिसमें इकोनॉमिक्स 9 के बराबर में पूछा गया था। डायरेक्टली एक भी सवाल इकोनॉमिक्स से नहीं आए थे। पलायन का मुद्दा बिहार का सोशल इशू है। अगला सवाल देखते, अगला पेपर देखते हैं कौन सा है। तो ये 69th बीपीएससी का पेपर है। 69th बीपीएससी में भी सवाल देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। पहला सवाल देखिए, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये ज्योग्राफी हो गया। फिर से देखिए वही है, ऊर्जा के स्रोत। उधर क्या पूछा था, सोलर एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर भी ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। किस हिस्से में आप इसको रखना चाहेंगे, करंट अफेयर का हिस्सा है। बिहार में इकोनॉमिक्स में रखिए, ज्योग्राफी में रखिए, दोनों सेक्शन में इसको रख सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक साथ रखा भी है क्योंकि कई सारे टॉपिक जो हैं ओवरलैप करते एक दूसरे को। पर्यटन नीति, ये बिहार सरकार का इकोनॉमिक्स हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक्स का, यह कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सवाल है। इकोनॉमिक्स से यह सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन 8 नंबर में इन्होंने इतना सारा चीज़ पूछा हुआ है। पर्यटन उद्योग की स्थिति यानी कि करंट सिचुएशन क्या है बिहार में, तो उसके लिए आपको कहाँ से मिलेगा डेटा मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे से, जिसमें बताया जाता है कि पर्यटन क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है बिहार की इकोनॉमी में, कितने पर्यटक बिहार में आए, बिहार की पर्यटन में रैंकिंग क्या है, यहाँ का डेटा क्या है, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, सरकार किसके लिए क्या 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 प्रयास करी, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में बताया जाता है। अर्थात ये जो सवाल है ये डायरेक्टली कहाँ के मदद से आप लिख सकते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे की मदद से लिख सकते हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन पूछा है। करंट सिचुएशन अपने मन से नहीं लिखा जाता है, उसमें पता होना चाहिए आपको, डेटा पता होना चाहिए कि है क्या वास्तविक स्थिति। तो आपको पहला पूछा है उन्होंने पर्यटन उद्योग की स्थिति, विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताइए। देश में इसके भविष्य, अगला क्या पूछा, का विश्लेषण करें, अर्थात देश की कंडीशन बताना। मैंने गलती से बिहार बोल दिया था शुरुआत में। तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो पर्यटन का पूरा सर्वे सेक्टर में रहता है, सर्विस सेक्टर के बारे में वहाँ पर आपको पढ़ करके इसको लिखना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल तो हुआ, लेकिन बिहार स्पेशल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या है, फिर से बिहार का सोशल इशू है। अभी मैंने बताया था सोशल इशू से एक सवाल गारंटेड होता है, पूछा ही पूछा जाता है। और उस समय यह करंट में चर्चा में था कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए और इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। जो कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था बिहार में, उसके डेटा के द्वारा आपको इसको लिखना पड़ेगा। बस इतना सही है। ये करंट अफेयर का भी है और सोशल इशू का भी सवाल है। पलायन बिहार में करंट अफेयर में भी रहता है, हर दूसरे दिन चर्चा में रहता है। सरकारें बोलती है, विपक्षी पार्टियां बोलती, भले कोई कुछ करे ना, लेकिन हर दूसरे दिन चर्चा में रहता है। तो ये भी सवाल जो हो गया ये करंट अफेयर या फिर सोशल इशू से हो गया। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जैसे बिहार है, ये तो ज्योग्राफी हो गया। बिहार के मैदान के बारे में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र जो एग्रो क्लाइमेट जोन है, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में जो किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ सालों में कितने मौसम पाए जाते हैं साल में, इन मौसम की कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। अर्थात वही पैटर्न जो पिछला 70 में आपको दिखाया मैंने, 69 में भी वही पैटर्न था
क्या था भाई कि एक सवाल जो लॉन्ग फॉर्मेट का आएगा वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके आएगा। शॉर्ट फॉर्मेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स के 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका 69 का पेपर। अब ज़रा 68 का देखते हैं, फिर 67 का देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए कि सवाल कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। ये तो पॉलिटी का सवाल है। देखिए ज़रा 68 का पेपर। 68 बीपीएससी का पेपर आपको थोड़ा सा अचंभित कर सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे सवाल पूछे गए थे ना तो 70 था, ना तो 69 था, वो 68 था, क्योंकि बिल्कुल नया नया पैटर्न था और सवालों के स्तर भी शानदार रखे गए थे। इसमें आपको इकोनॉमिक्स के सवाल भर भर के पूछे गए हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि पैटर्न से ज़्यादा सिलेबस पर ध्यान दें। सिलेबस कंप्लीट करें, टॉपिक का अध्ययन करें। भले उससे पिछले साल सवाल नहीं पूछा गया, उसके पिछले नहीं पूछा गया, उसके पिछले नहीं पूछा गया, पिछले 4 वर्षों से नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता 71 में आपसे पूछ ले, तो फिर आप सरप्राइज हो जाएंगे। और सरप्राइज हुए तो आधा किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जो चीज़, वो चीज़ मेंस में कैसे लिखेंगे। पीटी में आपके सामने 4 ऑप्शन रहता है, टिक कर देते हैं। देखिए पहला सवाल क्या पूछा है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति विशुद्ध रूप से करंट अफेयर का सवाल, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का, कोर इकोनॉमिक्स का सवाल इसको आप मान सकते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है अटल इनोवेशन मिशन, ये भी भारत सरकार की योजना है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से ही सवाल पूछा गया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और भारत सरकार की योजना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस योजना है। दरअसल में ये योजना जो है ये 2019 में आई थी बंधुओं, 2019 में आई थी। और आपसे सवाल कब पूछा गया है तो 2022 में आपसे ये सवाल, 2023 में, हाँ 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया। 2023 में ये सवाल पूछा गया। कब की योजना है? 2019 की योजना है। तो क्यों पूछा गया 2023 में? क्योंकि न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है। और उसके साथ साथ ये जो बड़ी योजनाएं होती हैं, कोई मायने नहीं रखता कि 10 साल पहले आई कि 15 साल पहले आई। मनरेगा बहुत बड़ी योजना है, हो सकता है आपको अगले साल पेपर में दिखे, जबकि वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट की योजना है। इस प्रकार से तैयारी किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया है। अगला सवाल जो पूछा गया, बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। ये सोशियो इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं ना, उसका सेक्शन है। नगरीकरण इत्यादि के बारे में पूछा गया है। अगला देखिए क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति, ये भी ज्योग्राफी का सवाल है। अगला सवाल इकोनॉमिक्स का है कि भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन अर्थात असमानता, इनइक्वालिटी सामाजिक भी होता है, सामाजिक इशू में वो आ जाएगा, आर्थिक भी होता है। और आजकल एक नई इनइक्वालिटी आई है, वो है तकनीकी इनइक्वालिटी, अर्थात टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से जो भारत बढ़ा जा रहा है, गरीब अमीर के पास में चीज़ें अलग अलग हैं, उसके कारण से भी असमानताएं पैदा हो रही हैं। उसके बारे में पूछा गया, यह इकोनॉमिक्स का सवाल है। असमानता टॉपिक है जिसमें आपको आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और अब तो तकनीकी असमानता भी आपको पढ़ना पड़ता है। तकनीकी असमानता से 2 सवाल पूछे गए हैं, इसी पेपर में आपको दिखाऊंगा। 2022 से भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिए, अर्थात हमारा वैश्विक व्यापार संबंध के बारे में पूछा गया। क्या ये सवाल रिपीट हो सकता है? 71 से ज़्यादा इस सवाल के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कभी पहले नहीं थी, क्योंकि वैश्विक व्यापार ढांचा जो है पूरी दुनिया का ही उथल पुथल हुआ पड़ा है ट्रंप के टैरिफ के कारण से। तो ये सवाल एज इट इज अगर आपको 71 में दिख जाए तो कोई अचंभित मत होइएगा, क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल देखिए, फिर से वही तकनीकी असमानता मैंने अभी बताया आपको, उससे सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी किया था टेली डेंसिटी के बारे में, अर्थात टेली डेंसिटी, टेलीफोन कहाँ पर ज़्यादा है, मोबाइल इंटरनेट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ग्राम में ज़्यादा है कि ग्रामीण में कम है, शहर में ज़्यादा है, शहर में कम है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर का सवाल है। इस बार आपको ज्योग्राफी के सवाल दिखेंगे ही नहीं। नीली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, ये भी जो इकोनॉमिक्स का सवाल है और यहाँ से पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित, ये यहाँ पर ब्लर है, ऊपर दिखेगा आपको, हाँ, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग विभाजित कीजिए। तो यानी कि आपसे पूछा है
कि बिहार के जो उद्योग हैं उनको अलग अलग आधार पर विभाजित कीजिए। किसके आधार पर? तो कच्चे माल के आधार पर। उन उद्योग की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा, मैप द्वारा आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं। तो ये सवाल पूछा गया है। अब इसको आप बिहार में इकोनॉमिक्स माने, ज्योग्राफी माने, दोनों ही सेक्शन में आता है। आर्थिक भूगोल का दरअसल में यह सेक्शन है। कितने सारे सवाल देखे, मैक्सिमम सवाल कहाँ से थे? तो मैक्सिमम सवाल आपके इकोनॉमिक्स से 68 बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये गैप होता है, कई बार ये गैप होता है। बीपीएससी और किसी भी आयोग का यह रणनीति होता है कि बच्चों को सरप्राइज़ किया जाए। ज्योग्राफी पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमिक्स के सवाल आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइएगा तो ज्योग्राफी के सवाल आ सकते हैं। दोनों पढ़ के जाएंगे तो फिर सही रहेगा आपके लिए। 67 का भी पेपर देख लीजिए प्लीज़। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई नो, बहुत कम बच्चे देखेंगे फिर भी, लेकिन मेरा काम है अच्छे से आपको बताना। 67 का भी पेपर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको टॉपिक करा दूंगा। 67 बीपीएससी जो पहले का बीपीएससी का पैटर्न था उस पर आधारित होता था। इसमें शॉर्ट आंसर नहीं आते थे, लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होते थे और लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल आपको केवल लिखना होता था। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए, तो ये आपका कहाँ से हो गया भाई? ये आपका इकोनॉमिक्स से हो गया। बिहार की इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछा गया है। अगला है, यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण, तो यह इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है। तीसरा सेक्शन यही है ना पेपर का? हाँ यही है तीसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन यही है, इसमें इकोनॉमिक्स के सवाल रहते हैं। अगला देखिए क्या है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। इन राज्यों में अर्थात नीति आयोग से सवाल पूछा गया है। आपको मैंने 69 में भी दिखाया, नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। 68 में दिखाया, लॉजिस्टिक नीति के बारे में पूछा गया है, तो वो भी नीति आयोग का ही है। अगला देखिए क्या है, बिहार राज्य विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के नाम बताइए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए, उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां पर ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनका महत्व, अर्थात ज्योग्राफी की कौन कौन से खनिज कहां पर पाए जाते हैं, फिर उसमें से दो के बारे में आपको बताना है और बिहार के डेवलपमेंट में उनके योगदान को आपको लिखना है। तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। वही से फिर से क्या हो गया, आर्थिक भूगोल जिसको कहा जाता है। तो ये उससे फिर से सवाल पूछा गया है। तो 67 में भी आपको 67th बीपीएससी में भी दिखेगा इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए हैं। बीच में 69 और 70 बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का सवाल कम आए या तो आए ही नहीं। 70 बीपीएससी में एक सवाल आप मान सकते इकोनॉमिक्स से, बाकी तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके आधार पर क्या क्रक्स निकला, क्रक्स पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। क्रक्स ये निकला है बंधुओं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जितना ज़्यादा ज़रूरी आपकी तैयारी करना है, जितना ज़्यादा आपका सांस लेना है, खाना खाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है PYQ को एनालाइज करना। PYQ का जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कहाँ से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये चार चीज़ें मात्र क्लियर करनी होती है। पहला 3 क्लियर होगा तो फिर आपका चौथा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एनालिसिस ये है कि सिलेबस को आप सीरियसली फॉलो करें, जो सिलेबस में लिखा हुआ है। पैटर्न को गेस मत करें, किसी कोचिंग और इन सब चीज़ों पर निर्भरता अपनी ना रखें। सेल्फ स्टडी करें, टॉपिक को पढ़ें। टेस्ट से ज़्यादा टॉपिक पढ़ करके उसका प्रैक्टिस करना घर में आसान ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ जो ज़रूरी होता है वो मैंने आपको दिखाया कि 3 घंटे में अप्रॉक्स 21 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 7 क्वेश्चन ईच सेक्शन, GS2 पेपर में 7 क्वेश्चन ईच सेक्शन में होता है। तीनों सेक्शन में करीब में 7-7 सवाल लिखने होते हैं। शॉर्ट आंसर में कभी कभार वो 6 सवाल भी दे देंगे आपको, 5 भी दे देंगे, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन अप्रॉक्स अगर हम लोग लेकर चले तो 21 के करीब में आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं GS2 पेपर में। GS1 में भी आपको अच्छा खासा सवाल लिखना होता है, 2 DI भी सॉल्व करना होता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ें उसके साथ में उतना ही ज़्यादा टाइम बाउंड तरीके से प्रैक्टिस भी करें, है ना। आइदर आप 71 के लिए अभी सोच रहे हैं मेंस देने का या 72 के लिए, दोनों के लिए ही आपको अपने स्पीड पर काम करना पड़ेगा। स्पीड कहाँ से बनता है, कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा बंधुओं। स्पीड कहाँ से बनता है? तो स्पीड बनता है अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है, अर्थात आपके पास में कंटेंट है, आपने उस टॉपिक पर पहले लिखा हुआ या पढ़ा हुआ है, तो आपका स्पीड जो है यह
बिल्कुल ही फास्ट हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। जो बच्चे मेंस दे करके आए हैं, खैर वो तो खुद को थोड़ा सा अलग ही समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनसे पूछिएगा कि किस चीज़ में उनको सबसे ज़्यादा समय लगता है एग्जामिनेशन, तो सबका एक ही जवाब कॉमन सा होगा कि जिस भी सवाल में हम सोचने बैठ जाते हैं वहाँ पर हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। अर्थात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना देर हम प्रैक्टिस करते हैं उसके कम से कम 3 गुना देर हम पढ़ें, सिलेबस को, कंटेंट इकट्ठा करें, टॉपिक से गो थ्रू हो जाएं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, क्या ये सिंपल है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक लाइन नहीं लिख सकते हैं उसमें। पलायन में आप लिख ले जाएंगे, अपने मन से बना करके कारण वगैरह लिख ले जाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मेट में फैक्चुअल सवाल है अगर वो आपको नहीं आता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ करके आना पड़ेगा। और पेपर में सवाल छोड़ना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। सवाल छोड़ना कोई सही चीज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि आपका मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि धुरंधर बच्चे बैठते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ें, अध्ययन करें सिलेबस का, करंट अफेयर का। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाऊं, अगर आप डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए 2 घंटे भी अभी आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ने का समय देना पड़ता है, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है, बार बार पढ़ करके। और एक ही चीज़ को, एक ही आंसर को 2-2 3-3 बार आपको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। आंसर राइटिंग मैं भी शुरू कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ। GS2 के लिए मंडे से शुरू हो रहा है, तो अगर आपको उसमें जुड़ना हो, इकोनॉमिक्स से ही शुरू करूँगा अभी मैं, क्योंकि GS2 इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इस बार GS2 पहले कर लेंगे तो GS1 बहुत छोटा सेक्शन है, उसको हम लोग लास्ट के 10 दिन 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ना हो तो जुड़िएगा, बहुत नॉर्मल प्राइस है और ये तो दिवाली का ऑफर भी चल रहा है। टॉपिक देखते हैं अब कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं और किस किस को आपको इकोनॉमिक्स में तैयार करना चाहिए। किताब की अगर बात करें हम लोग, किताब पहले बता देता हूँ, तो ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। इसका मैं लिंक दे दूंगा बंधुओं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सही रहेगा आपके लिए। ये किताब परफेक्ट है। आपके पास कोई और किताब है तो मुझे नहीं पता किसी और किताब के बारे में, मैं हमेशा ही बोलता हूँ लिमिटेड सोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन, ये परफेक्शन होता है, ये तरीका ही सबसे सही होता है। ठीक है, अब देखिए जरा टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी में। बिहार का करंट अफेयर, सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया? बिहार का करंट अफेयर। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? मूल रूप से सर्वे और बजट आपको पढ़ना पड़ता है। केंद्र के साथ भी यही है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया आपको पर्यटन वाला सवाल, करंट सिचुएशन पूछा, तो अगर आपको पर्यटन के बारे में पता ही नहीं, बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कम से कम। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो यही तो होता है ना, बेसिक जानकारी की। भारत के पर्यटन के बारे में अगर मैंने आपसे सवाल पूछा और आप उसको लिखने बैठेंगे तो थोड़ा तो सर्च करेंगे ना नेट पर कि भारत के पर्यटन के बारे में डेटा ले लूँ, क्या भी स्थिति है, तो आपका तैयार हो जाता है। तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बिहार सरकार में, भारत सरकार में अभी वर्तमान उद्योग धंधों की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर की क्या क्या स्थिति है, क्या उससे समक्ष मुझे कुछ डेटा याद है मुझे या नहीं याद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह डायरेक्टली ना पूछा जाए लेकिन आपको आंसर बहुत मदद करेगा। दूसरा है बिहार का खनिज संसाधन और इसके इकोनॉमिक पहलू अर्थात क्या बेनिफिट है, क्या बिहार सरकार ने इसे पाए हैं, क्या इसमें लगाए हैं, क्या निवेश है, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी, जैसे बिहार कृषि रोड मैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिहार कृषि रोड मैप के बारे में पूछा जा सकता है, तो बिहार कृषि रोड मैप जरूर ही पढ़ के जाएंगे आप लोग, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी तक नहीं पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा। स्टार्टअप नीति बिहार सरकार की निवेश नीति, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें क्या पढ़ना होता है, स्टार्टअप नीति में क्या पढ़ना होता है? जैसे अभी जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए। अभी मैं गाँव गया था तो SBI में गया मैं काम से, तो वहाँ तो मतलब पैर रखने की जगह नहीं थे, सारी महिलाएं 10-10 हज़ार रुपये लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। देखिए समझिएगा इसको, पैटर्न क्या है यहाँ पर। तो आपसे पूछेगा कि सवाल क्या पूछे, ऐसे स्टार्टअप नीति है तो स्टार्टअप नीति क्या है, कब बनाया गया, उद्देश्य क्या है और इससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस ये 3 सेक्शन आपको करना पड़ता है। क्या है, कब बनाया गया, ये तो एक ही लाइन में आ जाता है भाई, कब से कब तक के लिए है, क्या उद्देश्य रखा गया इसके, और अब इससे क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, या अगर पहले शुरू हो गया है तो अभी हमें क्या क्या इससे मिला है ना। तो यही तो तैयार करना होता है ना। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, एक दिन बैठेंगे तो ये सारे टॉपिक आपका हो जाएगा कुछ घंटों में।
महिला निवेश नीति, महिला सशक्तिकरण की नीति, क्योंकि बिहार सरकार ज़्यादा पैसा कोई नहीं बांट रहा महिलाओं को, और महिलाएं वोट भी देंगी नीतीश सरकार को, क्योंकि 10-10 हज़ार इलेक्शन से ठीक पहले सबके खातों में, गांव घर में स्थिति तो काफ़ी अच्छी हो रखी है, सबकी दिवाली मन रही है। तो महिला सशक्तिकरण, इससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जितनी योजनाएं लाई गई हैं, उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। बिहार सरकार के बजट में काफ़ी बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए जाता है। बिहार के मुद्दे जो हैं, जैसे पलायन एक मुद्दा मैंने दिखाया, सोशल इशू का यह मुद्दा है। जातिवाद दूसरा मुद्दा है। अभी चर्चा में रहा था विच हंटिंग, जो डाइन वाला मुद्दा था, पूर्णिया में जो केस हुआ था, उसके बाद से ये भी चर्चा में था, तो ये बता सकते हैं। बाढ़, ये भी एक टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा सूखा, ये भी टॉपिक हो सकता है। अब इसको आप इकोनॉमिक्स में रखें, ज्योग्राफी में रखें, आर्थिक भूगोल में रखें, वो आप पर निर्भर है, लेकिन ये सब बिहार के इशूज़ हैं। केंद्रीय योजनाएं, जैसे नीति आयोग या भारत सरकार की कोई बड़ी योजना है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद से देश की 2 संस्थाओं को आपको पढ़ना है, नीति आयोग और आरबीआई। इनके रिपोर्ट वगैरह जो आते हैं, या ये अगर कुछ बोल रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। विश्व की भी कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, ILO है और UN है। इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि ILO है, इसका वेज रिपोर्ट पूछा गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ILO का वेज रिपोर्ट BPSC मेंस में पूछा गया था, तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। इन संस्थाओं के बारे में अगर ये कोई रिपोर्ट या कोई इंडेक्स वगैरह जारी कर रही हैं तो उसको ज़रूर ही पढ़ना होता है। इसमें एक और संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये जो 3 और 3 6 संस्थाएं हैं, इनके रिपोर्ट, इंडेक्स और भारत के बारे में उसमें क्या कहा गया है, ये मस्ट होता है। इसको छोड़ कर कभी नहीं जाना है। लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछ सकता है आपसे, शॉर्ट फॉर्मेट में भी पूछ सकता है आपसे। सेक्शन 1 जो होता है करंट अफेयर का, GS1 पेपर में, उसमें भी कई बार पूछा गया इकोनॉमिक्स के इस प्रकार के सवाल। जैसे वेज रिपोर्ट जो है, ये GS1 पेपर में पूछ लिया था BPSC ने, तो इसलिए आपको इनके रिपोर्ट और इंडेक्स पढ़ के जाने होते हैं। 5वां टॉपिक ये हो गया, कृपया नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसका PDF मैं नहीं दे पाता हूँ। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टैरिफ, अभी जो फिलहाल में चल रहा है, अमेरिका और US और भारत का जो टैरिफ वगैरह का वॉर चल रहा है वो, और GST में क्योंकि कई बड़े सुधार किए गए हैं हाल ही में, तो GST आपको पढ़ना है इस बार का। तो गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, इनइक्वालिटी कौन कौन से, तो सामाजिक सोशल इनइक्वालिटी, आर्थिक इकोनॉमिक इक्वालिटी, और तीसरा मैंने बताया तकनीकी इनइक्वालिटी जो आजकल बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिससे एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है, गारंटी होती है हर साल पूछा जाएगा। अभी मैंने आपको जितने पेपर दिखाएं उन सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे एक सवाल था ही, वो है एग्रीकल्चर। भारत का भी और बिहार का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री, जैसे ट्रिकल डाउन सिद्धांत पूछा गया, ये GS1 पेपर में पूछा गया था, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। अब लिखिए उसको, क्या है वो ट्रिकल डाउन सिद्धांत। इस प्रकार की चीज़ें भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो पहली इसमें है पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी है, 5 ईयर जो प्लानिंग है भारत सरकार की, इसके बारे में। अब ये प्लानिंग तो खत्म हो चुका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही था, 2017 तक इनका टाइम पीरियड था, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। या नीति आयोग 15 वर्षीय प्लान, या मैंने पिछली बार पढ़ाया है अमृत भारत 2047 तक जो भारत को विकसित बनाना है, उसके बारे में। यह नीति आयोग का प्लान है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत सरकार के नियोजन का तरीका अब बदल गया है, पहले 5-5 सालों का होता था, अब 15 साल 2047 तक इस प्रकार से लक्ष्य बनाए जाते हैं। अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यह स्टैटिक टॉपिक है, यह आपको पढ़ना पड़ता है। निवेश और विनिवेश, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट जो टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। निवेश से भी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट जो टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। नियोजन में ही आ गया ट्रिकल डाउन सिद्धांत, 5 ईयर प्लानिंग इत्यादि वगैरह सब उसी में आ गया। भारतीय इकोनॉमी की कुछ विशेषताएँ होती हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया। इसके अलावा ऊर्जा का एक सेक्टर होता है, 9th टॉपिक है ऊर्जा, जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, परमाणु एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी इसको कहा जाता है। उसके अलावा कोयला से एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल नहीं जीवाश्म ईंधन वाले एनर्जी जो होते हैं, कन्वेंशनल जो स्रोत हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। सारा मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चिट्ठा खोल करके रख दिया है। अब वीडियो ख़त्म होगा तो आपके दिमाग में एक एक पॉइंट नोट होगा कि हाँ कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पूछा जाता है।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो होगा। ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जैसा भी लगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।